अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। हर मंडे की शाम को हमारी मुलाकात होती है इसी फोरम पर, यानी कि विलिंग वेज के फेसबुक पेज पर। और इस प्रोग्राम में हम कभी आपसे किसी मौजू के तहत गुफ्तगू करते हैं और कभी कभार हम किसी एक्सपर्ट को मदऊ भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान तशरीफ़ रखती हैं। उनका तारुफ़ भी कराऊंगा और आपसे उनसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मिस नरगिस ज़हरा। और मिस नरगिस ज़हरा जो हैं वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, अगर मैंने ज़्यादा नहीं बोल दिया। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मसाइल के हल कैसे तलाश किए जाते हैं और सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाकर वो मसाइल का हल तलाश करते हैं, तो वो ये जान लेंगे कि इस बड़ी दुनिया में एक नाम मिस नरगिस ज़हरा का भी है, जो कि इमोशनल काउंसलर है। और ये आपके बिखरे हुए और सींग अड़ाए हुए जज्बात को, और जज्बात जब इंसानों के होते हैं और उनसे जो तसादुम, टकराव और ऐसी कैफियत पैदा होती हैं, उनको एमिलियोरेट करने में, कम करने में, और जो ओरिजिनल मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की वजह थी, यानी प्यार मोहब्बत, उसको वापस इस साजीने की तरह दोबारा उसमें से मौसीकी जो है ताकि निकले और एसिड रॉक ना निकले। यानी एसिड रॉक होता है बहुत ही दमन छेड़े। तो मैंने आपका तारुफ मुनासिब है, ये इसमें कुछ कमी रह गई? थोड़ी ज़्यादती होगी। ज़्यादती होगी। मर्दों की तरफ से ज़्यादती होती है जिसकी वजह से ख़राबी पैदा होती है। तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। बाकी प्रोग्राम में आप जो बताएंगी, जिस तरह से काउंसलिंग करेंगी, जैसे मशवरे देंगे, तो उनको मलहूज़ ख़ातिर रख के हम इस ज़्यादती को कम करेंगे या इसको ख़त्म करेंगे। तारीफ़ की ज़्यादती बुरी नहीं होती सर। अच्छा, ये फिर ठीक है, जाने दें। ये हमें पहला जो टिप मिला है नरगिस ज़हरा साहिबा से, वो ये है कि तारीफ़ में अगर थोड़ा सा बढ़ावा भी दे दिया जाए तो मुनासिब है, बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं नन अदर दैन another celebrity. Yes. And she is also a social media celebrity, namely Tuk Tuk, Tik Tik, TikTok. मैं TikTok देखती हूँ। None other than Miss Nadia Shekhani. ठीक है? नादिया शेख, I beg your pardon. मिस नादिया शेख हमारे साथ हैं और हर दफ़ा इनसे बड़ी मज़े की बातें भी होती हैं और अपनी बहुत ही ज़बरदस्त इनपुट भी देती हैं प्रोग्राम में। और गाना तो बस लेवल है, थैंक यू, लेवल है। और उधर बग़ैर इनके तो ना प्रोग्राम का आगाज़ मुकम्मल, ना अंजाम मुकम्मल, अधूरा ही अधूरा। वसीम मज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, गिफ्टेड हैं। और साथ में मौसीकी पे भी इनकी उंगलियां जल तरंग पे ऐसे चलती हैं। और इसके अलावा गिटार, सतार और सितारे भी तोड़ लाते हैं कई दफ़ा, फिर वापस भी करने पड़ते हैं। जब वो मांग लेते हैं कि वापस करें तो फिर वापस भी कर देते हैं। तो
ये बताइए कि जो अज़दवाजी बंधन है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये कैसे मोहब्बत का रिश्ता होता है आगाज़ में, या फितरत का रिश्ता है, या ज़रूरत का रिश्ता है, और फिर ये खून का रिश्ता नहीं है मगर ये खूनी रिश्ता कैसे बन जाता है जिसमें एक दूसरे का खून करने के दरपे लोग हो जाते हैं। मैंने बात सवाल लंबा कर दिया मगर अब आप भी एक लंबा सा जवाब दीजिए। ठीक हो गया सर। रिश्ता खून का नहीं है यकीनन, लेकिन ये वो रिश्ता है जो कि बंदगी के बाद सबसे पहले तख्लीक किया गया था, तो इसलिए इसकी अहमियत से तो इनकार हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर किसी हम लोगों का जो पूरा मरकज़ है, जो न्यूक्लियस है, वो इस रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग इसको डिनाई करते हैं मेरे ख़्याल में वो गलत करते हैं, वो थोड़ा फितरत से हट रहे होते हैं और मान नहीं रहे होते। वो खैर एक और मौजू है, लेकिन एक तो ये कि हाँ बहुत अहम है, फितरी है, कशिश पर ज़रूर मबनी है, लेकिन आई थिंक कशिश से ज़्यादा खलूस और मोहब्बत पर मबनी रिश्ता है। और इस रिश्ते की बुनियाद पर फिर ख़ानदान की इकाई है, और ख़ानदान की जो इकाई है उसके ऊपर मुआशरे की इकाई है। तो जब ये रिश्ता दो लोगों में ख़राब हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसका जो रिपल इफ़ेक्ट है वो जाता है, वो पूरे मुआशरे तक जाता है, सिर्फ बच्चों तक नहीं जाता। और फिर इसमें जो मोहब्बत है उसके बग़ैर तो ये रिश्ता चल नहीं सकता। ये तजर्बा भी है और तज्ज़िया भी है, मुशाहिदा भी है। इससे शायद बहुत सारे लोग इत्तफ़ाक़ भी करेंगे। और मसला ये है कि हम लोगों ने मोहब्बत को समझा नहीं है। हम लोग दानिस्ता कोशिश नहीं करते कि हम समझें कि मोहब्बत होती क्यों है, क्या है, और वो इस रिश्ते के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। क्योंकि रिश्ता खून का नहीं है तो मोहब्बत के बग़ैर फिर जो बाकी उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से निकलने लग जाते हैं। फिर वो मजबूरी बन जाता है किसी लेवल पे आके, फिर वो बच्चों की वजह से रह जाता है, और फिर बच्चों की वजह से भी रखना मुश्किल हो जाता है। फिर एक ऐसे साल ब साल एक ग्रज हिस्ट्री क्रिएट होती चली जाती है। दोनों फ्री कैन जो हैं उनको लग रहा होता है कि मैं ज़्यादा इनपुट दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। ये तारीफ़ वाली ज़्यादती तो नहीं है? तारीफ़ वाली नहीं है सर, और तारीफ़ करते नहीं हैं। तारीफ़ दोनों एक दूसरे की नहीं करते। मुझे मैं जब छोटा था पढ़ा करता था तो क्वेश्चंस आया करते थे पेपर में, तो कहते थे फ़लाँ चीज़ की तारीफ़ कीजिए, उसकी मारिफत बयान कीजिए। तो मारिफत तो दो तरह की होती है ना, एक तो तहसीन होती है, हाँ। एक तो तहसीन होती है। ये खातून का नाम है? तहसीन इन लिटरल मीनिंग, मतलब तहसीन तो लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। मतलब आप देखें ना, तहसीन का लफ्ज़ हुस्न से निकला है। हुस्न से निकला, मतलब आप खूबसूरती बयान कीजिए ना, खुदा की तख्लीक है। 7 अरब से ज़्यादा इंसान इस दुनिया में हैं, उनमें से एक आपको दिया गया है। और अल्लाह से बेहतर तो सिर्फ ख़वातीन का होता है ना सर? तो वजाहत मर्दों में भी होती है। अच्छा। अब मेरी जो फीमेल क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरी बहुत दफ़ा इस चीज़ पे बहस हुई है कि आपको ये क्यों ज़रूरी नहीं लगता कि आपको अपने शौहर की तारीफ़ करनी चाहिए। वो ज़्यादा फूले समा जाते हैं, वो ज़्यादा चौड़ हो जाते हैं। नहीं सर, वो फिर जहाँ से होती है ना वो उधर ही चले जाते हैं। ये भी तो है ना, लाई लग होते हैं। ये बहुत हो रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, पाकिस्तान में 65% मर्द हजरात और 15% ख़वातीन जिनको इंटरव्यू किया गया फैसलाबाद और लाहौर में, मैं सिर्फ 2 शहरों की बात कर रही हूँ, सर्वे था एक NGO का, तो उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हम क्या करें। हमें ऐसा लगता है कि हम मिसफिट हैं। तो आप मिसफिट कहाँ होते हैं? जहाँ पे सुबह बात नहीं होती, शाम में बात नहीं होती, महंगाई पे बात हो जाएगी, कीमत पे हो जाएगी, ख़ानदान के किसी झगड़े पे बहस, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जो 1 to 1 2 इंसानों का कनेक्शन है, जैसे कि 2 दोस्तों का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बहुत सी शादियों में तो वो इस्टेब्लिश ही नहीं होता। तो वो होते नहीं ना, पहले दोस्त नहीं होते सर, नहीं होते ना, दे मैरी फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो इसका मतलब ये है मिस नरगिस कि पहले दोस्ती होनी चाहिए फिर शादी होनी चाहिए। अगर इस तरफ मैं कह दूंगी
तो फिर हमारे मौलवी साहबान को बुरा लग जाएगा, लेकिन मेरा मौलवी साहब की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं, मौलवी साहब दोस्ती नहीं करते। मौलवी साहब जो हैं वो दोस्ती से ज़्यादा कुछ करते हैं और फिर मानते भी नहीं है, नफले तौबा भी पढ़ लेते हैं। इस तरह के मौलवी भी हैं आपके मुआशरे में। एक मिनट बस, मैं ज़रा लंबा सा सांस ले। I'm sorry। अच्छा, ये देखिए, जिस तरह आप डर रही हैं ना। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ। अच्छा, आप तो बस किसी को, आप तो बच जाएंगी, मगर आप खातून हैं, आप लीवरेज ले लेंगी, मगर मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। तो हमने थोड़ा संभल के, मतलब आजकल जैसे तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था इधर और इधर, मैंने सोशल मीडिया पे भी कई टिकटॉक देखी हैं जिनमें चेहरा खातून का होता है, पीछे एक मौलवी साहब की आवाज़ होती है। जी, मैंने भी देखी, मतलब वो बड़े पॉपुलर हैं। हाँ जी, आपके स्टार में मौलवी साहब भी हैं, टिकटॉक स्टार में उनके अच्छा, मिलियंस फॉलोवर्स हैं, है ना जी, उनकी हिस्से और में उनका बहुत सितारा तो बड़ा चमक रहा है जी, बहुत चमक। अच्छा, चलिए, ये कुछ बातें हमने क्लियर की। मुझे ये बताइएगा मिस नरगिस कि मतलब किसी को हर्ट किए बगैर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, क्योंकि मुआशरे में हम बात करें और हमारे तमाम सुनने वाले देखने वाले जो हैं वो इस मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर मैं इस कारपेट के नीचे सारा डस्ट डाल दूं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि डस्ट और गलाजत गायब हो गई। तो अगर हम उसको देख के साफ़ कर लें, जैसे डॉक्टर के पास पहले डायग्नोसिस ज़रूरी होता है, जब डायग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज भी गलत होगा। ये मुझे बताइए, क्योंकि आपने बात जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू को छेड़ दिया, जैसे ये छेड़ रहे हैं ना इनको कीज़ को, उस तरह से जैसे ये तार छेड़ देते हैं गिटार में, तो आपने दिल के तार छेड़ दिए। आपने दिल के तो अभी फफोले उठेंगे। तो वो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये दोस्ती जो है शादी से पहले बुरी बात है मुआशरतन या मजहबन, और हमारे मुआशरे, क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर कोई लड़की लड़का यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो बिल्कुल यहाँ हमारे मुआशरे में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना कि कोई लड़की लड़कियों की दोस्ती होती हो शादी से पहले। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं सर, मेरे हिसाब से हो रहा है। हम मान नहीं रहे, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हो रहा है। और चूंकि हम मान नहीं रहे, क्योंकि हम इस वक्त, मैं खुद को कंसिडर करती हूँ मिडिल एज में, अब वैसे हूँ भी सही, कंसिडर क्या करते हैं, तो अगर मैं खुद से 10 साल 15 साल छोटी जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, अगर मैं उनको ये गाइड नहीं करूँगी या मैं उनको आईना नहीं दिखाऊंगी, तो वो यही समझेंगी कि हम जो करके आ रहे हैं, जो दोस्ती वगैरह घर में नहीं बताया तो है नहीं, हम सरफे नज़र कर जाते हैं। हमारा जो सोच है ना हमारी, उसके बड़े खाने हैं, उन खानों में जो घर में पता नहीं, कोई खाना ख़राब भी है। वैसे सर ऐसा लग रहा है 2010 के बाद जो ट्रेंड्स हैं कि हो रहा है, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, तो चैनलाइज कर लेंगे और हम उसको कहीं हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक इंसान का मिजाज होता है ना, इसी तरह एक पूरी कौम का भी तो मिजाज होता है। जब मैं बाहर इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही कि होनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम विदाउट वेडलॉक आप इकट्ठे नहीं रह सकते, मान लिया, वो हमारा मजहब है, हमारा ईमान है। इकट्ठे रहने की बात नहीं हो रही सर, जो जिस तरह की दोस्तियाँ वेस्ट में पाई जाती हैं, हम मशरकियत की बात नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई है, नहीं, मशरकी दोस्तियाँ तो मुख्तलिफ होती हैं ना, हमारे जैसे यहाँ पे पाकिस्तान की मशरकी पाकिस्तान तो नहीं, अब मगरबी पाकिस्तान में जिस तरह की दोस्तियाँ होती हैं वो वेस्टर्न जैसी तो नहीं होती ना, उसमें लड़की लड़का इकट्ठे रहते तो नहीं है ना। सर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं उनकी हैं, और पाकिस्तानी नहीं होंगे वो। सर पाकिस्तानी खैर, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर इंसान की शख्सियत में चोर दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। आपकी जो भी शख्सियत उन्होंने खोला होता है, अब मेरा ख्याल है, देखें, आपकी शख्सियत में एहसास जिम्मेदारी रहना चाहिए। आप जो भी अमल करें, नहीं देखिए, उसका जिम्मेदारी आपकी है। बहुत माजरत चाह रहा हूँ, आपको बार बार टोक रहा हूँ। नहीं सर, देखिए एहसास जिम्मेदारी कैसे रहे। अब यंग लड़का है ना बेचारा, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अम्मी अबू से पैसे लेता है, लड़की भी इसी तरह वहाँ पे अम्मी अबू उसको अफोर्ड कर रहे हैं, तो इतने नातवा कांधों पर इतनी ज़िम्मेदारी कैसे वो ले कि उस लड़की की पूरी ज़िम्मेदारी उठा ले। हाँ, अलबत्ता थोड़ी देर के लिए कॉलेज में मिले तो एक टाइम है कॉलेज का मुकर्रर या यूनिवर्सिटी का एक टाइम है, उसके बाद बताया जा सकता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है,
तो अब पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ली जा सकती। हाँ, मेल मुलाकात की, चाय कॉफ़ी डिनर लंच की तो जिम्मेदारी ले, आप कहती हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वापस दोस्ती वाले पॉइंट पे जाऊं, फिर वहाँ से करते हैं। देखें, जो शादी से पहले की दोस्ती है ना, उसको मैं फेवर नहीं करती, बट हर इंसान के मुख्तलिफ सिचुएशंस होते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ डिफरेंट हो सकती है, आपका माशरती बैकग्राउंड एक ही मुल्क में होते हुए अलग हो सकता है, और चूँकि हमारे पास डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं तो हमारे लिए जो कल्चरल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। तो मैं इस चीज़ को नो और यस नहीं करती, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है, क्योंकि हमने अज़दवाजी ताल्लुक़ से बात शुरू की और हम शादी की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी उससे पहले पे आया, क्योंकि देखिए मैंने ये बात इसलिए शुरू की कि मैं तो इससे भी पीछे जाने वाला था। यानी कि जैसे हम अपनी बेटी की तरबियत करते हैं और जैसे अपने बेटे की तरबियत करते हैं, यानी कि वो भी 5 साल के होते हैं, 8 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, 15 साल के होते हैं, और फिर वो सने बलूगत तक पहुंचते हैं। और उससे पहले जो है हमने उनकी तरबियत, एक जो घर में वो माहौल देख रहे होते हैं, अपने अम्मी अब्बू को देखते हैं, अपने चाचा चाची मामा फूफी जितने भी लोग होते हैं हमारे जो आ रहे हैं, मेल मुलाकात है, देयर ऑब्जर्विंग, उनकी नॉर्म्स उनकी वैल्यूज़ बन रही होती हैं। फिर वो सोशल मीडिया भी देखते हैं और फिल्में भी देखते हैं, और ये सारा कलेक्ट करके वो एक इमेज बना रहे होते हैं कि ये काम छुपा के करने वाला है या दिखा के करने वाला है। तो फिर मैं उसके बाद अभी शादी की तरफ बाद में जाऊंगा। अच्छा, अभी सर हो ये रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे 90s के बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि इंटरनेट जो है वो कितना स्ट्रॉन्गली इफ़ेक्ट, उनको सिर्फ ये पता है बच्चा गेम खेल रहा है, आंखें ख़राब हो जाएंगी, पढ़ाई में नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन उसके बहुत सारे जो नफसियाती शऊरी या लाशऊरी असरात हैं वो वालिदैन उससे अभी नाबल्द हैं, और आई थिंक उसके लिए वालिदैन की कुछ ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। तो उसमें ये है, क्योंकि जो इंटरेक्शन आपका इस सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये इंटरेक्शन आपका 24 घंटे चल रहा है, और बच्चों को इसका असर मालूम नहीं है कब ख़त्म करना है कब नहीं करना। मोबाइल आने से पहले ये होता था कि को एजुकेशन में जब हम लोग पढ़ के घर जाते थे तो 3 बजे वो मामला ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा ना, अभी वो टेक्स्ट पे चल रहा है, अभी वो एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों का चल रहा है। तो दोस्तियाँ तो हैं, अब उन दोस्तियों का रंग क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन ये मासूमियत से शुरू होती हैं और ये हैं, और इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि हमारे बच्चों में ये अवेयरनेस हमारी नस्ल से ज़्यादा है। तो वालिदैन जो हैं वो, और ये एक ग्लोबल कनेक्शन है बच्चे का, घर में उसके पास एक बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही कल्चरल माहौल है जो कि मॉडेस्ट है, मॉडरेट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने बच्चे हैं जो कि इस चीज़ को बैलेंस कर सकेंगे कि हमने ग्लोबल जो इफ़ेक्ट है वो कितना लेना है, जो वहाँ से आपका एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंटरेक्शन है, जैसे टिकटॉक पे पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं बच्चों के। मिस नरगिस, ये बताइए, वेस्ट जो है उसकी हम तकलीद किसी तौर पे करते हैं, किसी मामले में, किसी भी मामले में वेस्ट की तकलीद करते हैं? करते हैं। अच्छा, वेस्ट की तकलीद हम किन मामलात में करें तो ओके है और किन में ना करें तो ओके है? मेरा ज़ाती ये ख्याल है, वेस्ट में जो चीज़ मैंने नोट की है कि उनका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि हर इंसान अपने अमल का ज़िम्मेदार है। अच्छा, चाहे वो अल्कोहल पीता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सर अच्छी बात है, क्योंकि जब वो कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि आई एम द वन हुज़ टू पे फॉर इट। ये नहीं होता कि 40 साल की उम्र में आपका कारोबार सेट नहीं हुआ तो आप कहें जी अब्बा ने पैसे नहीं दिए थे, नहीं, वो उस तरह का जो हमारा हिसाब किताब है ना, मोहब्बत में कुछ इधर कुछ उधर चलता रहता है, घर के मामलात में भी, माशरती, तालीमी, हर तरह के मामला में, वो वहाँ पे नहीं है। आपको अगर डिसाइड करना है तो आपको खुद करना है और आपको खुद ही फेस करने हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर उसमें फॉलो कर लें, अगर हम रिसर्च में फॉलो कर लें, टेक्नोलॉजी में कर लें, जस्टिस अबव ऑल, उनका जुडिशियल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर कानून की पासदारी करते हैं वो? बहुत करते हैं। अच्छा, हम नहीं करते? हम में से बहुत सारे नहीं करते। हमें कानून से इतनी मोहब्बत है, इतना मान है हमें अपने मादरे मिल्लत के निज़ाम पे। मुझे ये बताइए मिस नरगिस कि कहीं हम डुप्लिसिटी, डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयार का शिकार तो नहीं हो गए कहीं? सर अनफॉर्चुनेटली हम हो चुके हैं,
हो गया है जी, ये मुझे नज़र आ रहा है। कहते कुछ है करते कुछ है जी, और हम शायद इसको रियलाइज़ भी नहीं करते, हम ऐसा कर रहे हैं। हमारी ये जो जनरेशन है, ये जो 15 साल छोटे हैं या 25 साल छोटे जी हैं, जी उनमें भी आ गई है ये बात। सर, अच्छा उनमें ये चीज़ आई है लेकिन बाय चॉइस नहीं आई। जो हमारी नस्ल थी ना, जो हम 80s 90s में हम परवान चढ़े और हमने आके जॉब्स वगैरह की हैं, लेकिन जो हमसे 10-15 साल पीछे के हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में डाइकोटमीज़ हैं और उनको निकलना नहीं आ रहा, एंड दे नीड आवर हेल्प। इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उनके साथ बैठने की ज़रूरत है, उनको ये वो डायरेक्ट करने की बजाय उनके साथ माइंड टू माइंड कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं अपने बेटे से पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस मतलब तरीका बदल लीजिए कि वो आपको बता दे, आप पूछ पूछना सकते चाहिए। हैं। मेरे ख्याल में सर पूछना चाहिए। बेहतर है कि वो उसको घर बुला ले। और थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर लो, कर लीजिए सर। अपनी बेटी से पूछूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। जी, मेरे बेटे ने पूछा मेरे से, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर। और क्योंकि बेटों और बेटियों के लिए हमारे अलग अलग होते हैं ना मयारात। राइट सर, पूछ लेना चाहिए। हाँ? बेटी को इसलिए पूछ लेना चाहिए तो क्योंकि मेरा बाप ख्याल हो के मेरी वो गवारा ही नहीं करती मेरी इज्जत के बेटी जो है, लेकिन बस बाप ही तो रिफ्यूज है, बाप ही तो रिफ्यूज है। छुप के अगर बॉयफ्रेंड हो तो ओके, अगर सामने आ गया तो मुझे ज़रूरी है कि मैं अपनी मुँह छूची करूँ। ये तो या मैं डिपेंड करता या है मैं कि इस वालिद मखमस से, या मैं इस फूल्स बेवकूफ़ों की जन्नत में हूँ कि बेटा मेरा जो कुछ कर रहा है वो अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो लड़की होगी कि लड़का होगा, वो किसी की बेटी होगी कि बेटा होगा। अखलाकन तो लड़की होनी चाहिए। अखलाकन तो लड़की होनी चाहिए। जो अभी ये एक मयार और है फेस्ट से जो आ रहा है, जी जी, नहीं उस पे तो हम अभी जा ही नहीं रहे, उस पे खुदा नहीं माफ़ जाते, करे। वो तो नहीं अल्लाह तो माफ़ करे मगर देखिए छोड़िए ये। सर आप इसको छोड़ दें सर, हम उसी धारे पे आपने जाए। क्वेश्चन किया था इनसे कि हमें वेस्ट की तकलीद करनी चाहिए कि नहीं। बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी टीचिंग इस्लाम के अंदर इतना मतलब परफेक्ट है सब कुछ। वी आर द अच्छी परफेक्ट टीचिंग्स हैं कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे ना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। हम उनकी तकलीद क्यों करें जब हमारे पास इतना अच्छा खुद। इसका मतलब ये हुआ आज की बात से मैं ये समझा, जैसे आप माशाल्लाह एक रिप्रेजेंट करें, मुझे अच्छा लगा आप बोली कि जो परफेक्ट चीज़ें हैं, जैसे इस्लाम परफेक्ट है, उसकी तालीमात परफेक्ट हैं, मगर उन पे पूरी तरह अमल करना हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है। ऐसे ही है ना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि या तो हम अपना जो है स्टैंडर्ड अप करके उससे मैच करें, या वहाँ पे कोई थोड़ी सी छूट मिल जाए। सर अगर हम इस्लाम की बात करें ना, अमल नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इनसे एक रेफरेंस लूँगी। फेडरल कोर्ट ऑफ लॉ जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसकी बिल्डिंग में जब एंटर हों तो रिसेप्शन पे उन्होंने एक बड़ी सारी तख्ती लगाई हुई है और उसमें दुनिया का जो बेस्ट जुडिशियल सिस्टम है वो रियासत मदीना का हवाला नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि मैं वसल्लम का यही दिया कह रही हूँ कि तकलीद उनको क्यों बेस्ट करनी है। जो लॉ गिवर है वो किसका नाम है? वही जिस सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका की आप बात कर रही हैं, उसमें बेस्ट लॉ गिवर कौन है? वही है सर, मोहम्मद। हजरत तो मोहम्मद। जब वो उनको तकलीद कर रहे हैं तो हम क्यों हमें फिर ओरिजिनली जो क्योंकि हम अमल में, करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हम अमल में, नेकी में जैसे तकलीद होती ना, सो दैट वाज माय रेफरेंस। इट वाजंट कि हमें रिलीजन उनका ले लेना चाहिए, ठीक है, इट वाज के अमल में, बिकॉज हमने अब तक किया नहीं है ना जी। और दूसरी चीज़, और जो अपने अमल की जिम्मेदारी है वो भी साबित है कि आपको हदीस से लेनी चाहिए। और सर आपने जो बेटी वाली बात की, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बेटी को पहले पूछना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो कि उसको हिट करती हैं, उस तक आती हैं। और जो बच्चियाँ ब्रिलियंट होती हैं वो तो ज़्यादा फिर कुछ हाईलाइट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में बेटियों से कनेक्ट करना चाहिए। भेजता हूँ यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, तो वो अगर मैं चुन भी लूँ, जो कि मुश्किल है, कि किसी वो ऐसे इदारे में जाए जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हों, अगर मैं ये चुन भी लूँ तो जाहिर है वो चल के जाती है, वो गाड़ी पे जाती है, वो बस पे जाती है, वो रिक्शे पे जाती है, वो तो अगर मेरी बेटी जो है वो अच्छी है, यंग है, कबूल सूरत है, तो हो सकता है आके कोई पूछ लो मुझसे दोस्ती करोगी?
पूछ सकता है ना। बहुत प्रोबेबिलिटी। और मैंने उससे कभी ये बात ही नहीं की क्योंकि ये तो बड़ी टैबू टॉक है। यस, हाँ बेटा कर ले तो खैर हो, तो मतलब लड़के तो करते ही हैं। तो और है। Is it, am I making any sense to any of you? Double standard Perfectly. of society. परफेक्टली। सर एक मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आपकी बेटी हो या बेटा, ना तो दिल की कोई जेंडर होती है ना दिमाग की कोई जेंडर होती है। तो इसी तरह से एहसासात की, दर्द की, तकलीफ़ की कोई जेंडर नहीं होती, और पसंद की भी कोई जेंडर नहीं होती। आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, हमारी जो भी फिज़िकल आइडेंटिटी है, बीइंग अ मेल और अ फीमेल, तो हमारे अंदर सप्रेस्ड एक और आइडेंटिटी भी तो है, और एक नेचुरल अट्रैक्शन है। अगर उससे सरफे नज़र करेंगे ये तो किसने रखी है भला? क्रिएटर ने, खालिक ने रखी है। तो हमारी इंजीनियरिंग इस तरह से हो चुकी है ना, तो अट्रैक्शन तो है। हर किसी ने अपना जो दूसराहट है वो ढूंढनी तो है। अब ये शौरी हो या लाशौरी हो, तो कुछ कुदरत का कानून ऐसा है, ज़्यादातर मुआशरों में जब तहजीबें अलग अलग परवान चढ़ी तो इस तरह से चढ़ी कि नर ही मादा के पास आता है, मर्द ही औरत को सिग्नल देता है, बात करता है। बहुत छोटा सा वो है एक बग आपका फायरफ्लाई, जुगनू, उसमें भी वो जो लाइट होती है सिग्नल वो नर करता है, मादा नहीं करते। तो ये तो फितरत है, तो इस चीज़ पे तो यकीन है। और फिर इस्लाम में भी ऐसा ही है कि पैगाम जो है वो हज़रत की तरफ से जाएगा, ख़ातून की तरफ से आ सकता है, लेकिन क्योंकि ख़ातून की एक खुददारी है जिसको इस्लाम ने हमेशा कवर किया है, मस्तूर है ना वो जी, और उसी में खूबसूरती है। उसकी वजह यह है कि मस्तूर हमेशा कीमती चीज़ होती है, और फिर मुआशरे ने, क्योंकि मुआशरे का मंबा ही वहीं से है, फिर मुआशरे ने परवान भी वहीं उसी में से चढ़ना होता है। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन दे? सर मेरा ख्याल ये है कि एक तो बच्चों और बच्चियों को अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स कॉलेजेस में भेजना, इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा, हम लोग इंटरेक्शन कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इस पे तो हम कर ही नहीं सकते बिल्कुल, ये तो हर वक्त हाथ में है। सेकेंडली इंटरेक्शन बदल गया, चीज़ें बदल गई हैं जी, बदल गई हैं। और मेरी इसमें कुछ सिटिंग्स हुई हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ इंग्लैंड और अमेरिका से। वो कहते हैं कि फ़िका को आप लोग इंटरप्रेट क्यों नहीं करते, फिर इज्तिहाद कहाँ गया, फिर इजमा कहाँ गया, इस्तेहसान कहाँ गया, वो चीज़ें तो आप लोग भूल गए। फ़िका इसलिए था कि जैसे जैसे ज़माना बदलेगा तो ये जो मज़हब है वो रेलिवेंट रहेगा, उसकी री इंटरप्रिटेशन होती रहेगी। तो री इंटरप्रिटेशन में मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बेटी या बेटा अगर घर आके कह दे, उसको ये फ्री हैंड ज़रूर दे देना चाहिए, बजाय डायरेक्टली पूछने के कि आपको कोई पसंद है या नहीं। और यकीन मानिए मेरा ख्याल ये है कि पसंद फ़ाइनल करने में जो औरत की ज़ात है वो मर्द से कहीं ज़्यादा सोचती है। मर्द बहुत इम्पल्सिव होता है और वो बहुत आर्जी तौर पे उसकी पसंद बट सकती है, 1 साल बाद कोई और पसंद आ सकती है, वो कुदरती तौर पे ऐसा है। लेकिन औरत ऐसी नहीं है, वो उसके अंदर एहतियात का अंसर बहुत ज़्यादा है, वो बहुत एलिमेंट्स को सोचेगी। और अगर एक बेटी को फ्री हैंड दिया गया है तो वो अपने भाई से या बाप से बात करने से पहले खुद 10 चीज़ें सोचेगी और उसको जमा नफ़ी उसकी करके, मेरे ख्याल में बेटी जब कोई ऑप्शन देगी तो वो ज़्यादा बेहतर और काबिल कबूल होगा अगर उसको एतमाद दे दिया जाए। और ये कर देना चाहिए इस मुआशरे में, क्योंकि इंटरेक्शन तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नरगिस ज़ाहरा साहिबा हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं, मैरिटल काउंसलर भी हैं, जज्बात की काउंसलर भी हैं। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और अभी हम बात कर रहे थे कि शादी से पहले, और फिर उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि घर की इकाई एक माँ बाप या बड़े घर के और बच्चे जो कि बड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, टीनेज में आ जाते हैं, सने बलूगत में आ जाते हैं, तो कई दफ़ा उनके माँ बाप उनकी तरबियत और जो ये हसास पहलू हैं उन पे बात कर सकते हैं, कभी उनको ख़ुद भी बात करनी मुश्किल लगती है। तो वहाँ पे किसी मैरिज काउंसलर, किसी जज्बात के काउंसलर, किसी नफ्सियात के काउंसलर, किसी साइकियाट्रिस्ट की शायद ज़रूरत ना पड़े, मगर कम से कम यहाँ तक काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कहीं गोट फंसती है, कहीं बात नहीं समझ आती, तो किसी से रब्ता किया जा सकता है, वो हमें सही गाइड कर सकते हैं। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि ये मामला जब बढ़ते बढ़ते ब्याह तक पहुँच जाता है तो तब क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उसके बाद कैसी रंगोली
रंगी जाती है, क्या होता है और क्या नहीं होता दौर हाजिर में। मगर दरमियान में मैं दरख्वास्त करूँगा वसीम मज़हर अली से कि वो हमें कोई गाना सुनाए। वसीम साहब, आज जो गाने के बोल हैं वो क्या हैं, वैसे बताइएगा। आज गाने के बोल हैं सर, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। यानी ये वो बंदा है जो कहता है कि इत्थे भी मैं तेनू रो लिया। नहीं सर, और ये ना समझना कि जान तुम्हारी जो है छुट जाएगी, मैं तो तुम्हें भूत बन के सताऊंगा, हैं? मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। सर वो कह रहा है कि मैंने कोई भी पेशकश कबूल नहीं की, तो मेरे लिए बस तुम ही हो। हालांकि वो कह रहा है मुझे हुआ था कुछ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज़ थी, हाँ थी। वो मुझे एक फराज का शायद शेर है, अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, यानी कि उसका मतलब ये था कि हम तो इश्क में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को अपना खुदा बना रखा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इससे मिलता जुलता ही है। चलिए, ओके। मिस नादिया, आपसे बड़े सवाल मैंने करने हैं, क्योंकि आप जो है रिप्रेजेंट करती हैं यंग जनरेशन को, यूथ को, तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझसे पूछे बग़ैर ही, मेरे सवालों के बग़ैर ही कुछ अपनी राय का इजहार भी करें मिस नरगिस से, और वो जो है ना सवालों के कुछ जवाब ले लें आप, क्योंकि पास जो है हमारे। जी, सवाल भी कर सकती हूँ। हाँ, सवाल भी कर सकती हैं। वैसे जवाब तो मैं आई एम नॉट लाइक, आप तो जाहिर है बहुत एक्सपर्ट हैं। नहीं, वो बताएंगे ना, आपको गाइडेंस देंगे। जी जनाब वसीम साहब। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा
गमे दौरां कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। प्यार का बन के निगहबान तुम्हें चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नग़मात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुम्हें। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें। तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। थैंक यू। बहुत उम्दा। क्योंकि शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन ने ये गाना गाया है और आपने मतलब अगर मैं बड़ी बात नहीं कर रहा तो आपने निभा दी है सर, कोशिश की है और असर हो गया इसका मुझ पर। थैंक यू। आई कैन सी समथिंग। असर होगा इसका। तो मिस नरगिस, ये जो पैशन है और एक जज्बा, उसके तहत लोग शादी कर लेते हैं। कभी कभी इतना जज्बा और पैशन होता ही नहीं है तो मुआशरती निबाह करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है तो कर लेते हैं। जो भी वजह है जिससे भी वो शादी करते हैं, यानी कि किसी तौर पे वो लव बर्ड बन के या लव बर्ड बनने के लिए शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो बन जाते हैं एंग्री बर्ड। इस पर रोशनी डालिए कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कहाँ सोच का फुकदान होता है, कहाँ बड़ी बड़ी सोचें होती हैं, फैमिली क्या रोल प्ले करती है, लड़का क्या रोल प्ले करता है, लड़की क्या रोल प्ले करती है, दूल्हा घूंघट उठाते ही उसका दिमाग पलट जाता है या दुल्हन जब मेकअप उतारती है तो उसका दिमाग पलट जाता है। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आता है? सर पता है सब रीज़न्स हैं, लेकिन हर केस में ये सारी रीज़न्स फिट नहीं आती समटाइम्स। पहले तो आई थिंक वो शादियां जो कि मोहब्बत के अलावा किसी भी चीज़ पर मबनी होती हैं, किसी भी
अवामिल में से कुछ भी उठा लीजिए। तो मसलन एक दो बता दीजिए। मसलन जैसे जी कज़न मैरिज है, भाई बहन ने आपस में बच्चों का रिश्ता करना है तो बस कर देंगे, उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं देखेंगे, मिजाज नहीं देखेंगे। कंपैटिबिलिटी हो तो मेरे ख्याल में तो फिर उम्रों का उतार चढ़ाव हमारे पास तारीख़ में बहुत मिसालें हैं। अगर मजहबी मिसालें ना भी निकालें तो भी माशरती तौर पे बहुत कामयाब शादियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ज़हनियत देखे बग़ैर जो है वो शादी कर देनी, और बाज़ औक़ात जो फ्यूचर गोल्स हैं वो दोनों के नहीं एक जैसे होते। मेरा ख़्याल में सबसे ज़्यादा जुल्म ये होता है कि आप दो लोगों की शादी करें, एक मुल्क में हो, दूसरा दूसरे मुल्क में हो, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद पसंद तो खैर एक चीज़ है। अच्छा, जो लोग ये समझ के करते हैं कि मोहब्बत की शादी है, उनको बज़ाते ख़ुद मोहब्बत के जज्बे का पता नहीं होता। अभी मेरे ख़्याल से वो इमेच्योर होते हैं। मोहब्बत बज़ाते ख़ुद एक फ़लसफ़ा है जिस पे मग़रबी फ़िलासफ़र्स ने भी लिखा है, मशरक़ी ने भी लिखा है, हर मज़हब में इसको उठाया गया है, क्योंकि मोहब्बत के साथ रूहानियत आती है, रूहानियत के साथ जो एक ज़ाहिरी कशिश है वो भी आती है। हम इसमें बैलेंस नहीं कर सकते। हमें अगर सिर्फ किसी से अट्रैक्शन फ़ील हो रही, इन्फैचुएशन है, कोई खूबसूरत लग रहा है, अक्सर हजरात ये करते हैं जी, बस पहली दफ़ा देखा तो शी इज़ द वन, तो फिर वो बड़ा एहसान भी करते हैं कि जी हमने कर लिया आपसे शादी। ख़ातून जो हैं वो भी बाज़ औक़ात उन्होंने एक अपना आइडियल बनाया हुआ होता है वो। और जब मेरे पास बच्चियों की माएँ बात करती हैं तो बच्चियाँ कहती हैं जी कि हमें आर्मी ऑफिसर चाहिए। आर्मी ऑफिसर होना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कोई डॉक्टर कह सकती है, सिंगर कह सकती है, जो भी कहें वो एक पेशे को लेकर एक इंतहाई ज़ाती रिश्ते की बुनियाद कैसे रख सकती हैं। लेकिन जी जो पेशा है वो तो 5 बजे ख़त्म हो गया ना, घर जब आएगा तो वो इंसान आएगा, तो उस इंसान को ये देखे बगैर कि ये है क्या, तो उसके साथ वो मुश्किल है। मेरे ख़्याल में ये हम जब बुनियाद रिश्ते की गलत रख देते हैं तो फिर उसके असरात जो हैं वो आते हैं। अच्छा मिस नरगिस ज़हरा, एक आपने रोशनी डाली, अच्छी बात है पेशे के हिसाब से। दूसरा ये फरमाइएगा कि वो जो मॉडल्स नज़र आती हैं खूबसूरत जी, और फिर उसके बाद फिल्में भी हैं, उनमें भी वो बड़ी बनी ठनी होती हैं, उनको ब्रेकफास्ट से पहले उठ के किसी ने नहीं देखा होता ना। मेरी अर्ज़ सुन लीजिए, सिर्फ एक मेरी अर्ज़ सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। तो हम कहते हैं कि जैसी वो लड़की नज़र आ रही है ना, ऐसी मेरी बीवी होनी चाहिए, और फिर वो वहाँ पे ज़ाहिर है बड़े बड़े हीरो भी होते हैं, और वो अपना जो भी वो फिल्मों में हम दिखाते हैं, ड्रामास में दिखाते हैं, कहते हैं ऐसा मेरा शौहर होना चाहिए, फवाद खान जैसा होना चाहिए, फवाद खान जैसा होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि 5 बजे के बाद वो पेशा जो भी नामवर, जो भी प्रोफेशन है जिससे आपने देखे किया, तो वो ख़त्म हुआ, अब इंसान कैसा है। तो ये दूसरा पहलू ये है कि ये जो ज़ाहिरी वज़ाकता, खूबसूरती, और ये बहुत मैटर करती है, तो ये लाइफ लॉन्ग ऐसी मैटर करती है या बदल जाती है? सर करती है। मैं अगर एक ख़ातून, या चले ख़ातून को साइड पे रखें, हम इसको जेंडर बेस्ड नहीं करते, अगर मैं एक इंसान होने की हैसियत से सोचूं, मुझे मेरे बेटे से, भाई से या बाप से जो भी मोहब्बत है वो इसलिए थोड़ी है कि अल्लाह ने उनको मेरी पसंद की शक्ल के साथ उतारा था, नहीं। तो जिससे आपको मोहब्बत होगी उसकी शक्ल महबूब हो जाएगी। ये मेरे हिसाब से मोहब्बत का यही कुलिया है। आप पहले फीचर्स का कोई इक्वेशन लेके बाहर नहीं जाते। दूसरी चीज़, अगर कोई ये कहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फ़लाँ पेशा बिल्कुल पसंद नहीं है और उसी पेशे से किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो पेशा पसंद आने लगेगा। ये फ्लिप साइड है और ये गैर इरादी होता है, ये हो जाना चाहिए। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई मर्द या औरत लाजमी 18 से 30 साल की ब्रैकेट में ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। जुनून है, किसी भी वक्त आ सकता है। जनून आ सकता है, मोहब्बत का नहीं पता। मोहब्बत तो ठहरे हुए पानियों जैसी होती है सर, ये ठहर जाए तो फिर जाती नहीं है। जनून जो है वो तो उबाल है, फिर बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तो इंसान को ड्रेन कर जाता है, खुद भी आप थक जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, बड़ी बात कर दी। क्योंकि हमने ये देखा है। मैं एक दफ़ा सफ़र करी थी तो मुझे हॉस्टेस मिली और मेरे साथ सीट फारिग थी, लॉन्ग फ़्लाइट थी, तो शी सैट विद मी, बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने ये पेशा इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि जिससे उनको मोहब्बत थी वो वाइडली ट्रैवल करते थे, और वो पता नहीं किस तरह अपनी शिफ्ट्स लगवा रही थी, क्या कर रही थी कि जहाँ वो हो मैं वहाँ फिर जाऊँ।
ये ऑब्सेशन हो जाता है। तो मोहब्बत जो है वो एक अलग चीज़ है। वो हवाई मोहब्बत थी। पता नहीं, अल्लाह करे कामयाब हो गई हो उनकी, मुझे इसका नहीं है। लेकिन सर एक तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि सबको बहुत आइडियलिस्टिक सी चीज़ लगती है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में भी जब मोहब्बत आ जाती है, मोहब्बत ये होती है कि आप किसी इंसान को उसके वर्स्ट ऑफ मूड्स पर भी माइंड ना करें। आप नाराज़ हों लेकिन उसमें कदूरत ना आए, वो नाराज़गी है। जी जी प्लीज़ देखिए, वर्स्ट ऑफ मूड में एक बहुत ही मोहब्बत जिससे मुझे है, वो मुझे ओए तोए करे क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। दो तरफा है नहीं, 1 मिनट ठहर जाइए ना, फिर दो तरफा की बाद में बात कर लेते हैं जी। तो क्योंकि मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ तो इसलिए उसके मूड तो वर्स्ट हो जाते हैं कई दफ़ा, वर्स्ट ऑफ द मूड्स। तो उसमें वो मेरी बेइज्जती कर देती है, मुझे बुरा भला कह देती है, मगर देखो मोहब्बत तो उसकी मुझसे बहुत है और मेरी उससे बहुत है। तो मोहब्बत में क्या गाली देना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, गालम गलोच करना, इज्जत उतार देना, ये जायज़ हो जाता है? सर वर्स्ट ऑफ मूड्स में वायलेंस जो है वो नहीं आती, ये मैं कहती हूँ। देखिए एक और प्री क्वालिफायर मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात नहीं टोकूंगा थोड़ी देर के लिए। जी जी। क्या मोहब्बत के साथ इज़्ज़त का भी कोई रिश्ता नाता, जिनसे हम मोहब्बत का दम भरते हैं, उनकी इज़्ज़त भी हमारे लिए मोहतरम और बहुत ये जो कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो लिबास का मतलब लोग कुछ और ले लेते हैं, वो उसको बहुत लिटरल मीनिंग में एग्जैक्टली मेरे हिसाब से वो ये लिबास है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपने लिबास क्या करता है, हमें जीनत बख्शता है, हमें खूबसूरत दिखाता है। exactly. लिबास हमें गर्मी में सर्दी से बचाता है, सर्दी में गर्मी से बचाता है। लिबास जो है वो हमें इज्जत देता है, लिबास हमें हया देता है। लिबास जो है अगर मियाँ बीवी का है और बीवी मियाँ का है तो क्या ये सब चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं होती? एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि हमारी खूबियाँ हमारी खाम, हाँ लिटरल मीनिंग में नहीं, खामियाँ जो हमारी एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको ढक के खूबियों को दुनिया की तरफ रखना चाहिए, दिखाना चाहिए, खामियों को खुद में मेंटेन करना चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं कि अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, अगर मैं नहीं तो तुम नहीं, और बाद में आज या मैं नहीं या तुम नहीं, ये क्या हो जाता है? अच्छा देखें, जो इंसान का गुस्सा होता है ना वो दो तरह का होता है। एक तो ज़ाहिरी बात है, गुस्सा जो है वो एक फितरी जज्बा है, वो आ जाता है और उसकी रीज़न ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पाउस या ज़िंदगी का साथी हो, वो रीज़न कुछ और भी हो सकती है, कोई भी अवामिल। और मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त मिली जो कि अभी तो उनके शौहर जो हैं वो दुनिया में नहीं है, तो वो कहती हैं कि मैं अपने शौहर के लिए गोइशा सकून थी, क्योंकि जब वो थके हुए आते थे तो बुड़ करते बोलते फिरते थे पूरे घर में, और मैं सकून से बैठ जाती थी कि अभी आधा घंटा बोलेंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। और उनको भी पता था कि बेगम माइंड नहीं करेंगी, लेकिन वो गुस्सा बेगम पे तो टारगेटेड नहीं होता था ना। और मेरे ख्याल में सर जो हमारा खुद का मिजाज होता है ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको हम अपनी मोहब्बत के काबिल समझते हैं ना, हमारा उसका भी एक ज़ौक़ और मेयार होता है, और हर इंसान अपने मेयार के मुताबिक ही किसी से मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, उसके बाद ये रिश्ता कायम रह सकता है। क्योंकि ज़िंदगी की देखें बहुत ऊंच नीच है, आपका साथी बीमार हो सकता है, उसके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आजकल बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है। रिश्तों के हिसाब से आपको बहुत दफ़ा उसके रिश्तों को उसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बहुत दफ़ा हो सकता है कि वो, जैसे मैंने वर्स्ट ऑफ मूड्स से खुदा न खास्ता मेरा ये नहीं था, क्योंकि उसमें तो फिर फिजिकल वायलेंस और बहुत कुछ आ जाता है, जिस पे मैं खुद बच्चियों को सिर्फ गाली दे लें मारे ना। सर गाली भी नहीं, और गाली का भी फ़र्क होता है। गाली का भी देखें, अगर किसी बीवी से शौहर के साथ ज़्यादती हो गई है या वाइस वर्सा, और आप 1 to 1 बैठे हैं, तो आप गुस्सा कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप गुस्सा कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं, वो रंजिश के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, और वो 1 to 1 मैनेज, क्या दूसरा वो प्रेशर ले रहा है, उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या अटैक कर देना चाहिए गुस्से में, अटैकिंग वे में बात करनी चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, नहीं मैं मतलब पूछ, और करना भी नहीं चाहिए। वाई वुड यू? बिकॉज मैंने वही कहा ना, एक तो हर इंसान का महबूब उसके अपने ज़ौक़ और अपने उसके हिसाब से होता है, और दूसरी चीज़ के देखें
मेरा ख्याल ये है कि इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पे और मोहब्बत की बुनियाद इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स पे खड़ी है। जब किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स आप ख़त्म कर देंगे ना, वो आपसे जितनी भी मोहब्बत करता होगा वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त से पहले मरना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे डेली साइकोलॉजिकल कट्स लगाते हैं आप उसके कॉन्फिडेंस पे। अगर आप उस तरह से उसको अगर सिर्फ इग्नोर ही करना शुरू कर दें, खामोश हो जाएं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऑफेंस देना स्टार्ट कर दें, तो भी जो आपसे मोहब्बत करता है वो थकने लगता है। क्योंकि पानी तो हर पौधे को चाहिए, अगर आप उसको नहीं भी रिस्पॉन्स कर सकते तो कम से कम उसे एक्सेप्ट और एक्नॉलेज ज़रूर करते रहे। मोहब्बत लेना भी जो है वो हर किसी के नसीब में नहीं होता कि वो उसे पहचान ले और उसको एक्सेप्ट कर ले और उसके मुताबिक एक्नॉलेज कर ले। अगर ये मिल जाए तो फिर मेरे ख़्याल में उसमें बाकी जो स्टेटस है या मुआशरती चीज़ें हैं, हम लोग उसमें बहुत दफ़ा कास्ट को ले आते हैं, फ़िरके को ले आते हैं, नहीं देखनी चाहिए। फिर आपका रिश्ता कायम रहे। थोड़ा सा चैलेंज तो हो जाता है जब फ़िरके बदल तब मुख्तलिफ हों, जब ज़ुबान मुख्तलिफ हो, जब सकाफ़त मुख्तलिफ हो, जब मज़हब मुख्तलिफ हो, जब वैल्यूज़ मुख्तलिफ हों, तो कुछ तो मुश्किल होती होगी। सर उसे थ्रिल ना समझ लें। असल में ना हमारे यहाँ एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसे अपने जाने पहचाने अंदाज़ और तर्ज ज़िंदगी के साथ रहना पसंद होता है कि जी हमने अगर इस कंपनी का जूता पहना है तो हमेशा इसी कंपनी का पहना है, ये डिज़ाइनर पसंद है तो ये जूता कौन है? जूता पहनने की बात कर रही हूँ। किसी वो कहते हैं ना कि पाँव की जूती होती है, ऐसे कुछ कहते हैं। वैसे अब तो ना ऐसी ख़वातीन आ रही हैं मेरे ख्याल में, ना ऐसे हज़रात। नहीं, वो पाँव की जूती मतलब ये है कि ये पाँव की जूती है ना, ये कभी कभी सर पे भी आ जाती है। तो सर स्प्रिंग जब फिर प्रेशर से निकलता है तो कुछ तो करता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा तो उन्होंने मारा। और कहती मैंने चैलेंज किया जाके। पहलवान टाइप थी? पहलवान नहीं थी, लेकिन वो कहती मैंने मारा और मैंने कहा कि जाके अपनी वालदा को बताइए, बिकॉज यू डिज़र्व इट। होना यही चाहिए था। मैं ख़ानदान में किसी को नहीं बता रही, आपकी इज़्ज़त बच गई, लेकिन मैं खुद गुस्सा उतारूंगी। तो अच्छा ये बताइए कि मर्द जो है वो चीटिंग जो करते हैं मारना चाहिए, तो ये कोई मर्दाना वजाहत है? सर कुछ भी नहीं, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक तो हम लोगों को ये पता उनको नहीं जायज़ है? नहीं सर, चीटिंग तो मेरे ख्याल में वैसे भी किसी भी हिसाब से कारोबार में भी जायज़ नहीं है। ये तो शख्सियत की एक नकब है। अपनी ही शख्सियत में नकब क्यों लगाएं आप? अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए ना। और मर्द को तो अल्लाह ने वैसे भी कहा कि अच्छा जी 4 हो सकती हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो मर्द बनिए, डोंट बी अ कवर्ड, एक्सेप्ट कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी कीजिए। रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है ना सर। इमोशनली भी तो जस्टिस नहीं कर सकते ना। किसी के पास अगर पैसा है भी सही, तो वो इमोशनली भी जस्टिस नहीं कर पाते दो में, क्योंकि कुरान पाक में यही है ना कि मगर नहीं कर सकोगे इंसाफ, बता दिया रब ने। वो जो कुछ हजरात हैं वो पहले को हो जाते हैं कि हाँ जी 4 की इजाज़त है, लेकिन एक्साइट हो जाते हैं। हाँ जी, लेकिन तो ख़वातीन के पास तो खैर ऑप्शन नहीं है, उनको तो दे हैव टू लीव वन प्लेटफॉर्म एंड गो टू द अदर। लेकिन उसका भी रास्ता है। तारीख़ में इस तरह के फ़ैसले हैं कि अगर पसंद ख़त्म हो गई है तो खातून ने कहा, काजी ने फ़ैसला दे दिया। एक फ़ैसला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया हुआ इस तरह कि शौहर पसंद नहीं रहे तो उन्होंने कहा छोड़ दीजिए। तो इस्लाम ने तो बहुत फितरी रखा, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है ना, तो इस्लाम ने तो बड़ा फितरी रखा। इस्लाम को तो ये चाहिए कि मुआशरे में बुराई ना आए और कोई चोर दरवाजे ना हो। चूँकि मेरी ऑलरेडी यही डिबेट होती है। इस्लाम ये चाहता है कि बुराई ना आए, चोर दरवाजे ना हो, हर रिश्ते का एक खुला उन्वान टाइटल हो। मगर लोग क्या बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो गए हैं कि छुप छुप के रिश्ते कायम करते हैं? मेरे ख्याल में बुज़दिल से ज़्यादा चलें बुज़दिल कह लीजिए, दूसरा लफ्ज़ मेरे जहन में जो आ रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें एक और ये पहलू भी है कि पाकिस्तान में जो शरअ तलाक है बढ़ भी गई है सर। या मामला फ़हम हो गए हैं, वो कहते हैं चलो ये चल तो रहा है बस। सर उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना पाकिस्तान में डिवोर्स की और दोबारा शादी की, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि देखें जेवर देना पड़ता है, फिर बरी बनती है, मेरे ख्याल में तो हर दफ़ा। मस्जिद में क्या हुआ? वो तो सर एक एक्सेप्शनल केस है, हर दफ़ा तो नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा लो या एक उधर चले जाओ जहाँ पे भी शादी रजिस्ट्रार दफ्तर होता है, ये खातून है, ये मर्द है, ये गए सामने बैठे, 2 गवाह हैं और दैट्स इट। सर इस्लाम ने तो इसको बहुत सिंपल किया है। आपका जो इस्लामाबाद का हाई कोर्ट है उसका वर्डिक्ट है। इस्लाम से हट के लोग शादी करते हैं? सर इस्लाम से हट के नहीं करते। जब तक
नंबर छुआरे 1 ना हो, जब तक गिदबिद ना हो, जब तक 200 लोग ना इस्लाम हो। में तो बहुत सिंपल है, इस्लाम में तो बहुत अच्छा, सिंपल ये इस्लाम में नहीं है। है। जो आपने लोग फरमाया ना कि फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत है उसकी। जी, कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट इस तरह से है कि अगर वो दूसरी शादी को सीक्रेट नहीं रखेंगे और कर लेंगे तो फिर उनको दूसरी जगह भी अच्छा, जोड़ा जो कपड़ा दूसरी सब शादी करना पड़ेगा। छुपा वो के करना कर- नहीं चाहते जो actually। छुपा के करते हैं, जी, जो काम छुपा के किया जाता है वो सही काम होता है या कोई गलत काम होता है जिसको आप छुपाते हैं? मेरे ख्याल में अगर शादी है और छुपाई हुई है तो फिर तो गलत नहीं है। अच्छा, वो कहाँ गलत हुआ सर? छुप के शादी कर ली, शादी कर ली, शादी ही की ना। मगर छुप के की। देखें इंसान जो है एक ना, मिनट मैडम, ये अभी ऐसे नहीं, मैं जरा छुप के की, एक अच्छा काम किया शादी, जी मगर छुप के की, छुपके की और उसको छुपा के रखना है। और उसे छुपा के रखा है। तो ये इंसाफ तो ना हुआ ना। और नहीं, अगर वो दोनों घरों का खर्च चला रहे हैं और दोनों घरों को वक्त भी दे रहे हैं ये सब तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मगर वो बीवी को कहते हैं कि देखो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मगर बताना किसी को ना कि तुम मेरी ज़ौजा हो। ये गलत है। तो यही तो छुपाना है। नहीं, मैं कह रही थी पहली बीवी से खातून छुपाना। पे तो फिर चाहे पहली से छुपाएं चाहे दूसरी को छुपा के रखें, जब शादी की तो फिर छुपाना क्यों? जब नेक काम किया, सही काम किया, गलत काम किया ही नहीं, तो फिर छुपा सर क्यों मैं तो रहे हैं? चीज़ें पता है किस तरह से रिलेटिविटी में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने जिस तरह के केसेस आ रहे हैं इस मुआशरे के, वो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, जिसमें मर्द निकाह भी नहीं दे रहा। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा फिर करता है तो कम से कम निकाह तो कर लो, क्योंकि कल को तुम्हारे पास एक लीगल स्टेटस तो होगा। बुराई के दर्जे हो सकते हैं, ठीक है। एक दर्जा ये है कि आप इतने कमज़ोर हैं, मर्द की फ़िलहाल सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो मर्द इतना कमज़ोर है कि वो एक औरत से रिश्ता तो रखना चाहता है फ़िज़िकल, मगर उसको जो उसका राइट नाम है यानी मैरिज, वो नहीं देना चाहता। ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, ये यानी शादी की ही नहीं टू बिगिन विद, पहली बीवी नहीं है मगर शादी की ही नहीं, ये भी हो सकता है। या पहली बीवी है तो छुप के कर रहा है, ये वन, यानी नाम ही नहीं दिया ना, शादी ही नहीं की, ये एक दर्जा था। दूसरा दर्जा ये कि शादी की मगर बताना किसी को नहीं, लेकिन उसे लीगलाइज कर लिया ना, निकाह पढ़ा लिया और रजिस्टर नहीं कराया। रजिस्टर नहीं कराया या बस बताना नहीं है। इसीलिए तो पाकिस्तान में जब कोई हजरत इस दुनिया से तशरीफ़ लेके जाते हैं और उनकी जायदाद की तकसीम होती है तो आ जाती हैं। तो नहीं सर, उसमें पहले वो एक आपका डॉक्यूमेंट है जहाँ प्रूव करना होता है उनकी फैमिली को कि वी आर द ओनली फैमिली ऑफ दिस पर्सन। अब वो इस ये वजह से कि ये बहुत कोई हज़रात ज्यादती नहीं है कि एक औरत को निकाह में रखा मगर जब वो गए तो 8वां हिस्सा उस तक न सर पहुंचे। देखें, सर मेरी बात सुनिए, पहली चीज़ तो ये है, ये मेरे ख्यालात हैं, आप इससे मतलब आप इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि किसी भी इंसान का जो रिश्ता अज़दवाजियत है वो डिज़र्व करता है, करती है कि वो हैप्पीली हो वरना ना हो। और हम लोग एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे मुआशरे में मर्द और औरत बराबर के बेचारे हैं हमारे निज़ाम की वजह से, क्योंकि हम अपना निज़ाम नहीं बदल रहे। मर्द भी उतना ही बेचारा है जितनी कि औरत बेचारी है। हमने औरत का माइंडसेट इस जगह पे सेट कर दिया है कि अच्छा शौहर है, खर्चा दे रहा है, अच्छा शौहर है, कभी हाथ नहीं उठाया, शुक्र करो तुम्हारे पास बच्चे हैं। और ये मैं रियल केसेस से आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। लेकिन वो तुमसे बात नहीं करता, वो तुम्हें तवज्जो नहीं देता, तो फिर भी कहते हैं कि शुक्र करो। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में दो कोलीग्स में भी हो सकता है। अगर वो 4 साल इकट्ठे जॉब कर लें तो भी एक दूसरे को बीमारी पे पूछते हैं ना। यहाँ पे तो कई दफ़ा बेगम बीमार हो तो हजरात उनको मायके छोड़ाते हैं, लेकिन बच्चे भी हो रहे हैं। तो सब कुछ बहुत हमने वो मायके में और बच्चे भी हो रहे हैं, मिसप्लेस्ड रखा हुआ है, सब कुछ मिसप्लेस्ड रखा हुआ है। हाँ जी, तो अब अगर उसको खुश होना है, मैं उस दिन मुझे ऐसा लगता है, मैं जब मुख्तलिफ नेशंस के लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हूँ, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान में औरतों और मर्दों को घिसा के 40s में बूढ़ा कर देते हैं। एग्जैक्टली बिकॉज वो मैरिड लाइफ में फंसा दिए जाते हैं और वो
वो उनके बहुत सारी उन पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं जी। बच्चों की वजह से तलाक नहीं ले सकते, इस वजह से नहीं ले सकते, पैसा एक रीज़न हो गई। मर्द है वो छुप के भी शादी नहीं कर सकता, हलाल रिश्ता भी नहीं कर सकता, अदरवाइज वो किसी से। मुझे सारी बातें जो है ना करेक्ट लगती हैं, मगर ये छुप के काम वाला है ना, आई एग्री विद, तो इससे फिर उस मुझे मर्द को कुछ इतना थोड़ा रास्ता एतराज। आई एग्री विद दिस। एक सेकंड, अगर मुझ में आप सही इतनी, कह रही अगर हैं, मर्द में इतनी मैं भी हिम्मत नहीं है कि वो एक जायज़ चीज़ को, आइडियली मर्द को डंके की चोट पे ये करना चाहिए। चलो डंके की चोट पे ना करे, ये ना करे और मैंने कर ली, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हक बात है, जो सच बात है, वो अपनी बीवी को, जो जिसके साथ उसकी नहीं बन रही, जिसको तो बताए ना उसको कि देखो बेगम मेरे ये राइट्स हैं जो कि यहाँ कमी है, या मैं इतना हवस परस्त हूँ कि सर दूसरी शादी हवस पे नहीं जाती, मैं अर्ज कर रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड पे भी जाती है। तो बताएं कि ये मेरे कमी है और मैं अब ये दूसरी शादी कर, इसको छुपा के क्यों करते हैं? वो जो दूसरी औरत है उसको पूरे राइट्स नहीं मिलते। आप सही कह रहे हैं, दूसरी को पूरे राइट्स नहीं मिलते क्योंकि वो एक्नॉलेज नहीं, वो फैमिली में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। एज एन एडल्ट शी इज वॉकिंग इन अ सिचुएशन दैट शी नोज व्हाट इट इज। मैं उसकी तरफ से नहीं, बाय चॉइस जा रही है, मैं उसकी तरफ से नहीं कर रहा। मैं तो ये जो बड़े मर्द हैं जी। अच्छा सर, इसको एक और नज़रिए से देख लीजिए। आप भी जानते होंगे अफगानी फैमिलीज़ में 2 शादियाँ होती हैं, कई दफ़ा दोनों बीवियाँ इकट्ठी रखी होती हैं। पख्तून्स में हो रही हैं, बलोच में हो रही हैं, यहाँ पे लाहौर में फैमिलीज़ रह रही हैं, हजरात कोयटा में जॉब कर रहे हैं और एक ही घर में 2-2। जो बड़ी है उसका स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स डिफाइंड हैं, छोटी के भी डिफाइंड हैं। इंटीरियर सिंध में भी अफ्लुएंट भी मॉडेस्ट बैकग्राउंड की फैमिलीज़ में भी 2 शादियाँ रिवाज में हैं। ज़्यादातर ये चीज़ पंजाब में नहीं है और फेडरल एरिया में नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। मुआशरा जब किसी इंसान के जायज़ फितरी हक को मान लेता है, क्योंकि वैसे भी आपके मुल्क में औरतों की आबादी ज़्यादा हो रही है जी, तो जब आप मान लेते हैं तो फिर उस इंसान को चोर दरवाजे की ज़रूरत नहीं रहती, फिर चाहे वो मर्द हो या घर का बेटा हो या भतीजा हो या बेटी हो। जब आप फितरत को बार बार आगे से आयरन कर्टन देते चले जाते हैं ना, तो फिर फितरत अपना रास्ता बनाती है। और जो सबसे जब बंद बांधते हैं पानी, बहते हुए नदी पानी फितरती जो है, जो उसको जब तो वो अपने दूसरे रास्ते निकल जाता है। और सर एक और बात मैं आपको बताऊं, अज़दवाजी ताल्लुक मैंने ये देखा है लोगों में, अब फ्रीक्वेंटली इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि अज़दवाजी ताल्लुक यंग मियाँ बीवी में सस्पेंडेड है। अब अज़दवाजी ताल्लुक की एक उम्र है, क्योंकि एक इंसान की एक इंजीनियरिंग है। अब 60-70 साल की उम्र में तो ज़रूरत नहीं किसी को महसूस होगी ना, तो अगर वो अब पूरी नहीं हो रही है और वो सस्पेंडेड है और 2 लोगों का कम्युनिकेशन भी नहीं है और कई दफ़ा वो रहते भी जॉइंट फैमिली में हैं और उनको तकलीफ़ पॉइंट ए से है, लेकिन हर वक्त वो एक दूसरे को इर्क करते रहते हैं पॉइंट डी, कोई और वजह बना के, कोई और, तुम बच्चों को सही नहीं देख रही हो, उसके नंबर कम आ गए, असल वजह कहीं और है जी, स्पार्किंग कहीं और है, मगर धमाका कहीं और। तो मैंने इसीलिए मेरी एक क्लाइंट थी जिनसे मैंने कहा कि अगर आप 7 to 9 जॉब कर रही हैं और आपके हस्बैंड भी 9 to 7 दोनों शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के पास बात करने का वक्त नहीं होता, संडे ग्रोसरी और फैमिली की आउटिंग के लिए होता है, तो आपका मी टाइम, आवर टाइम कहाँ जाता है? सालों हो गए मूवी इकट्ठे नहीं देखी, लोगों में आदत ही नहीं है बुक रीडिंग बैठ के इकट्ठे कर लें, चाय का कप है मियाँ बीवी टेरेस पे जाके खामोशी में ही सही इकट्ठे बैठ के वो एक ऑरा क्रिएट कर लें, पी लें, वो चीज़ है ही नहीं। अब उसमें पीछे वो एक उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग में अज़दवाजी ताल्लुक रखा होता है और वो स्विच ऑन ऑफ तो होता नहीं है। इंसान जो है वो दिखावे का होता है सर, फिर वो भी नहीं रहता, अंदर से खोखला वो भी नहीं रहता। जब सारा दिन आप ये समझें कि मुझे शौहर पे गुस्सा है और शौहर भी यही समझे, तो मैं तो बच्चियों को इस तरह की भी टिप्स देती हूँ कि अगर आपके शौहर के पास नाश्ते का आप ट्रे रख रही हैं तो उसमें एक फूल क्यों नहीं रखा जा सकता? नहीं है ना टाइम बात करने का। आप उसका लंच का टिफ़िन बना रही हैं, छोटा सा नोट लिख दीजिए, और अगर आप अपनी लंच ब्रेक कर रही हैं तो प्लीज़ उनको भी एक मैसेज भेज दीजिए, ताकि शाम को जब वो घर आएँ तो उन्हें लगे कि एक बंदी है जो मेरे लिए एक फ़िक्र कर रही है एंड शी इज़ माई पीस। तो आप एक्सप्रेस भी नहीं करती हैं। अगर सुबह आप 10 बंदे खड़े हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, आप नहीं बता सकेंगे अच्छा आज आप हैंडसम लग रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें टेक्स्ट कर दीजिए, ऑफिस पहुंचते ही बता दीजिए कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये जो वाइफ नहीं होती
उसके साथ बात करते हुए तो बड़ी बड़ी फुलझड़ियाँ सूझती हैं और बड़े अच्छे अच्छे लतीफ़ अल्फाज और जुमले निकलते हैं हजरात के हाँ जी। मगर जब जो ही वाइफ नज़र आती है तो कहते मुँह च कुंगड़ियाँ पै गई हैं, गाली नहीं निकलती सर उसका रेफरेंस स्माइल ही नहीं आता। उसका रेफरेंस ये है, देखें उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये जैसे हमने वर्स्ट ऑफ मूड्स की बात की थी ना, मेरे वर्स्ट मूड की एक लिमिट होगी, आपकी, इनकी सबकी होगी। हम डाउन में भी, और गुस्से का एक्सप्रेशन भी सबका अलग होता है, और कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ चाय पीते, कोई ड्राइव करते हैं, व्हाटएवर। इसी तरह से कितना रफ एक इंसान दिख सकता है घर में, उसका भी एक लेवल होता है, और वो हर खातून हजरत ने अपना अपना रखा होता है। तो जैसे आपने कहा ना, सुबह उठ के मेकअप करने से पहले की जो शक्ल है, तो हजरत और बेगम ने एक दूसरे की देखी होती है, वो एक दूसरे के लिए रूटीन बन जाते हैं। इससे भी खराबी सीने हो जाती है। मेरे ख्याल में हमें रिलेशनशिप्स को रिवाइव करना चाहिए, ये बात, क्योंकि जो हमारी हार्मोनल लैंडस्केप है ना, वो तो हमारी एक मशीनरी अल्लाह ने बना दी, कैंट अवॉइड इट। हमारी हार्मोनल लैंडस्केप में ट्रांजिशंस आती रहती हैं, 5वें साल 10वें साल। अगर उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा खुद को एडजस्ट कर लें अपने पार्टनर के हिसाब से, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के इश्यूज़ आएंगे। मिस नरगिस ज़हरा, टॉपिक बहुत अहम है। आपने जो इनपुट दी वो बहुत खूबसूरत, बहुत मयारी, बहुत मुदल्लल, बहुत सूझबूझ और हकीकत पे मबनी थी। मगर क्या करें कि वक्त जो है वो ये तकाज़ा कर रहा है कि हम किसी और दिन ये नशिस्त रखें और इसको कहीं और से किसी और पैराए से कंटिन्यू करें, क्योंकि दरिया को हमने कूज़े में बंद करने की कोशिश की है, मगर फिर भी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अहम तरीन पहलू है। दूसरी शादी में तो आपको बहुत सवाल आने वाले हैं। दूसरी शादी पे भी आने वाले हैं, पहली शादी निभाने पे भी आने वाले हैं, और शादियां कैसे होती हैं, बिगड़ती कैसे हैं, सुलझती कैसे हैं, 20 साल में क्या होता है और 30 में और 40 में और 50 में, और ये किस तरह अपनी हैयत और शक्ल तब्दील करती है, और मोहब्बत कहाँ होती है और कहाँ खो जाती है, सब इसी के पैराए में है। और फिर जब माँ और बाप एक पेज पे नहीं होते तो उनके क्या असरात मुरतब होते हैं उनकी औलाद पे, ये सब बहुत। एक छोटी सी यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे, और मैं जो है मिस नरगिस ज़हरा से इजाज़त लूँगा और मिस नादिया शेख से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो एक अच्छा सा गाना सुना के एक अच्छे से तासुर के साथ हम सबको अलविदा करें राइट आफ्टर द ब्रेक। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना, और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है। ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ
उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। जहाँ तक एडिक्शन और अल्कोहलिज्म का ताल्लुक है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दो बिहेवियर हैं फैमिली मेम्बर्स के जिसके ऊपर एडिक्शन या अल्कोहलिज्म पलती है और फलती फूलती है। उनमें से एक अनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। प्रोवोकिंग ये है बुरा भला कहना, लानत मुलामत करना, तंज़े करना और किसी न किसी तरीके से दूसरे को उसके डार्क फ्यूचर की बातें करना, उसके डार्क माजी की बातें करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवोकिंग के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन अनेबलिंग के ज़ुमरे में ये आती है कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद उठा लेना। अगर उसको कोई ख़तरा है तो उस ख़तरे को टालते रहना, अगर वो दफ्तर नहीं जाता तो उसके लिए बहाने करते रहना, अगर वो शादी ब्याह या तकरीबात में नहीं जाता तो उसके लिए बहाने बनाना। तो जब हम दूसरे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इसको हम अनेबलिंग कहते हैं। अनेबलिंग एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एडिक्शन की दुनिया में ये नेगेटिव वर्ड है। वैसे अनेबलिंग का मतलब होता है किसी को किसी काबिल बनाना, लेकिन अगर हम किसी को नशा करने के काबिल बनाते हैं या नशा करने में किसी न किसी तरह की मुआवनत कर रहे हैं तो अनेबलिंग यहाँ एक नेगेटिव टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि जाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है। हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है या मूड का कोई मसला होता है। ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम के मुतालिक जैसे ब्रेक से जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रहा था, मिस नरगिस ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं और वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू। द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट, द मैरिटल डिस्कॉर्ड, the life before marriage and what happens in marriage afterwards। कहाँ कहाँ मसले आ जाते हैं और कहाँ कहाँ ख़राबियाँ आ जाती हैं और कहाँ बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी आगे बढ़ाई जा सकती है। ये सब बातें कुछ इनमें से आप कशीद कर सकते हैं, कुछ बातें आप सीख सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप फिर से किसी वक्त अपना हमें कीमती वक्त दें और तशरीफ़ दोबारा लाएं। मिस नादिया शेख, आपसे हम सुनना चाहेंगे, उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त गाना सुनाया कि और इन्होंने एक इकरार किया और एक अज़्म का इजहार किया कि ये ना समझो कि ऐसे जान छूट जाएगी, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा। और आप किस किस्म की बात कहना चाहेंगे? मिलती जुलती है, लेकिन इसमें थोड़ा चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में क्या मजबूरी है। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में क्या मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। मैं याद है कि कह रहा था कि मजबूरियों के पीछे जो लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो करते हैं, वो ये सिर्फ सेकंड मैरिज के लिए गाना है, वो फर्स्ट के लिए था। लो जी, आप ज़रा सेकंड मैरिज वाला गाना सुना। ख़वातीन हज़रात, पहली करें, दूसरी करें या ना करें, जो भी करें, शादी की बात कर रहा हूँ, सोच समझ के करें, क्योंकि निभानी आपने, बाकियों ने सिर्फ देखना है। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा और ओवर टू मिस नादिया शेख। चाहत में क्या दुनियादारी,
मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। कच्ची मिट्टी तो महकेगी, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की। उनकी अर्ज़ भी मजबूरी थी, उनकी अर्ज़ भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। चाहत में क्या